पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंग्रेडिएंट ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल के पार्ट देखे थे, प्रियम्बल को पढ़ा था हमने, प्रियम्बल कौन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है। आज प्रियम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे और पीवाईक्यूज जो यूपीएससी में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। तो पहली चीज हम वर्ड डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी। सॉवरेन वर्ड यूज हुआ है प्रियम्बल में। तो सॉवरेन वर्ड क्या चीज दर्शाता है? देखो, पहली चीज, सॉवरेन का मतलब है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्या होता था 1947 से पहले हमें देखने को मिलता था सारे डिसीजन जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लिए जाते थे और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो है वो मुंह देखा करते थे कि किस तरह से हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी और डोमिनियन रिपब्लिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सॉवरेनिटी का मतलब है इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम, मतलब आप अपने डिसीजन में सुप्रीम हो। सॉवरेन वर्ड समझना बहुत जरूरी है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट में आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, इसलिए सॉवरेन वर्ड को इलेबोरेटली यहाँ समझाया गया है। इंडिया इज नॉट अ डिपेंडेंसी और डोमिनियन, मतलब इंडिया किसी के द्वारा रूल्ड नहीं किया जा रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कोई भी फॉरेन कंट्री हम पे कंट्रोल और रूल्ड नहीं कर सकती। अंटिल 1947 तक हम ब्रिटिश डोमिनियन में थे, मगर जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिल गई। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये आजादी रिटेन हो गई 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या है कुछ प्रोविजन एडॉप्ट किए थे, तो इसीलिए एडॉप्शन डेट मानी जाती है। जबकि 26 जनवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं, इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था 26 जनवरी 1929 में, 1930 में, सॉरी, 26 जनवरी 1930, जब दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ अगर एग्जाम्पल से साथ आप समझना चाहते हैं तो इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई भी लॉ चेंज कर सकती है। अनलाइक ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, मतलब कॉलोनियल टाइम के बाद से हम किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नो अथॉरिटी इज एबव इंडिया। सॉवरेनिटी की अदर एग्जांपल या अदर डेफिनेशन क्या है? हमारी इंडिया ही हायर अथॉरिटी है। कोई किंग, फॉरेन बॉडी, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन, ये कोई सुप्रीम नहीं है। हमारी इंडिया खुद सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है, उसके द्वारा सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ को लेजिस्लेट करती है, इनेक्ट करती है और एक्ट बनाती है, इसमें हमें यूनाइटेड नेशन और अदर फॉरेन बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट देख लो, मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ इज वॉलेंटरी एंड सिंबॉलिक। देखो क्या हुआ जब इंडिया आजाद हुआ, तो सबसे पहले मई 1949 में आप देखोगे कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप एक्वायर की। तो मेंबरशिप जो एक्वायर की, ये जो है एक वॉलेंट्री है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश प्रेसिडेंट के समक्ष आ गए हैं। हम अपने डिसीजन जो है कॉमनवेल्थ में अपने दम पे लेते हैं, वॉलेंट्री लेते हैं। हमारा खुद का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर नहीं है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं हम। यूनाइटेड नेशन की जो मेंबरशिप है वो हमारी सॉवरेनिटी पर लिमिट नहीं कर सकता। जैसे यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे सैंक्शन होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं है। आप इस तरह से उस पर वॉलेंट्री विल पर रोक नहीं लगा सकते। नेशनल इंटरेस्ट की लाइन पर ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अगर कश्मीर के फेवर में और अगेंस्ट में, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में और अगेंस्ट में कोई रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पास होता है, तो इंडिया अपने इंटरेस्ट देखेगा और उस इंटरेस्ट के आधार पर उसमें वोटिंग करेगा। तो इससे भी एक सॉवरेनिटी की पता चलती है। आप सीड कर सकता है कोई भी टेरिटरी। आपने देखा होगा कच्चा तीबू आइलैंड 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ बाइलेटरल एग्रीमेंट बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप ट्रीटी।
क्यों दे दिया गया? ताकि हमारी फ्रेंडशिप बढ़े। तो ये क्या है, हम अपनी टेरिटरी सीड कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या कोई भी टेरिटरी हमारे इंडिया में शामिल होना चाहता है, तो हम अपने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर कर शामिल कर सकते हैं। जैसे सिक्किम को 1975 में इंडिया में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट वर्ड आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट। अगर आपने प्रियम्बल लास्ट टाइम पढ़ा होगा, तो हमने ये प्रियम्बल पढ़ा था, इसमें क्या लिखा था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens। तो हम अब जो है सोशलिस्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। सोशलिस्ट ये येलो कलर का जो बना हुआ है, ठीक है? तो हम सोशलिस्ट वर्ड अब देखेंगे। सोशलिस्ट वर्ड में क्या बताया गया? देखो, सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस किया गया विया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब आप इसमें डिफरेंस समझ लो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो सोशलिज्म होता है जहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्री या फिर कह लो उनकी जो सेक्टर हैं, वो कोएग्जिस्ट करते हैं। मतलब प्राइवेट को भी इंपॉर्टेंस मिलती है और पब्लिक सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस मिलती है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी होती है, जिसमें पुअरर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। जबकि कम्युनिस्ट में देखोगे, कम्युनिस्ट टोटल कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कैसा होता है? इसमें केवल पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। आप चाइना को आप मत सोच लेना, चाइना आप प्योर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं रहा है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ को एग्जिस्ट करता है। चाइना जो मार्क्सिज्म का ज्ञान देता है दुनिया को, वो अब ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे कि सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया। मगर ये प्रोविजन वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखने को मिल जाएंगे, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वेलफेयर स्टिक सोसाइटी, और जो पैसे का एक जगह कंसंट्रेशन ना होना, सब में बंटना, ये चीज आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर जैसे मनरेगा स्कीम है, पोरर सेक्शन को जॉब प्रोवाइड करती है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ 1969 में, क्यों हुआ? क्योंकि हम रूरल पुअर को और उनके इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। 1999 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, जो बीओपी क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमें देखने को मिला था। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का क्या मतलब होता है? कि हमारी कंट्री में डॉलर की संख्या बहुत घट गई थी। अब जब डॉलर की संख्या बहुत घट गई थी, कोई चीज हमें फॉरेन से इंपोर्ट करना है, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, तो वो बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। तो आईएमएफ ने कहा था कि आप कुछ अपनी कंट्री में रिफॉर्म कीजिए। अगर आप रिफॉर्म करते हैं, तो हम ज़रूर आपको जो है आपके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को तब बदल देंगे, आपको डॉलर देंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारी इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ लीनिंग हो गई थी। लीनिंग का मतलब है झुक गई थी। अगर आप आज देखेंगे तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इंडिया ज़्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स तो आ रही हैं, मगर पब्लिक सेक्टर का बोलबाला कम हुआ है। इसमें गवर्नमेंट आर्गुमेंट देती है कि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं, उसमें लेजीनेस है, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं है, लॉसेस हैं, डेट बहुत है। मगर अगर इस चीज को सुधारा जा सके तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या होगा? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा। अगला वर्ड है सेकुलर। सेकुलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 25 28 ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ रिलीजियन की बात करता है। तो ऑलरेडी ये सब प्रोविजन थे, मगर ये ऐड किया गया ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारे यहाँ पुअरर सेक्शन को ध्यान दिया जाता है, सभी डाइवर्सिटी को ध्यान देते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन पे ज्यादा से ज्यादा गौर दिया जाता है। हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट देख लो आप क्या होता है। अगर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देखोगे तो पॉजिटिव सोशलिज्म कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम होगी, और आप अपने रिलीजियन को परफॉर्म कर सकते हो, पेनिट्रेट कर सकते हो, और उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। मतलब स्टेट आपके पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर इक्वल फंड देगा, इक्वलिटी को प्रमोट करेगा, और उसको सम्मान भी सारे रिलीजियन को इक्वल किया जाएगा। जबकि नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या है?
ये फ्रांस में बहुत देखने को मिलता है, हिजाब पर जैसे बैन लगा था। तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहता है कि रिलीजियन और स्टेट बिल्कुल अलग-अलग हैं। रिलीजियन आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, आप घर में परफॉर्म कीजिए। स्टेट जो है, स्टेट का सब्जेक्ट है, आप पब्लिकली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो इंडिया के केस में अगर एग्ज़ाम्पल देखोगे तो हज पिलग्रिमेज को क्या है, सब्सिडी दी जाती है, कुंभ मेला में लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए जाते हैं। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के एग्जाम्पल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में भी क्या है, पर्सनल लॉ को सही ठहराया था। ये भी एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को दिखाता है। जबकि ये शाहबानो केस बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था। कभी इसे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अगर आप क्वेश्चन मार्क देते हो कमेंट बॉक्स में। देखो, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो हमारी वीडियो को, ताकि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ावा दे सकें। अब डेमोक्रेटिक, अगला वर्ड डेमोक्रेटिक देखने को मिलेगा। ये कहाँ वर्ड मिलेगा देखने को, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे सॉवरेन हमने डिस्कस किया, सोशलिस्ट डिस्कस किया, सेकुलर किया, आप डेमोक्रेटिक डिस्कस कर रहे हैं। आप डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, आप डेमोक्रेटिक का मतलब देख लो। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारी सॉवरेनिटी जो लाइज करती है वो पीपल में करती है। डेमोक्रेटिक का मेन मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी तय होना, पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी तय होना। मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ये अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, इसे पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ये पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, क्योंकि 5 साल में नेता आते हैं आपके एरिया में और आपको कहते हैं हमने ये डेवलपमेंट किया, आप हमें वोट दीजिए। तो ये पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी है हर 5 साल में। इस तरह की अकाउंटेबिलिटी हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो मगर क्या है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी तो है ही, पीपल को वोट देने का हक तो है ही, ज्यादा से ज्यादा वो लोग वोट देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपको सर्च मारना है, वोटिंग पावर डायरेक्टली कब स्टार्ट हुई इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इंडिया क्या फॉलो करता है, इनडायरेक्टली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है। एमपीज इन पार्लियामेंट लॉ, मतलब पार्लियामेंट में जो एमपीज होते हैं वो जाते हैं, लॉ बनाते हैं, लोगों को पसंद आता है तो उसका सपोर्ट करते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप देखोगे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी करते हैं। किस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जैसे किसान कानून जो थे, फार्मर्स के लिए 3 कानून जो आए थे, उनका बहुत ज्यादा अपोज देखने को मिला था। अब हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी के फीचर क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज़ है हमारे यहाँ। सभी लोगों को जो 18 साल से ऊपर है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। कोई भी कास्ट बेस पे रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, रूल ऑफ लॉ है, लॉ सुप्रीम है और उससे अबव कुछ भी नहीं। जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसा कि सेक्शन 66 ए में जो है आईटी एक्ट की बात हो रही है, आईटी एक्ट 2000 में आया था। इस एक्ट में क्या था कि आप इंटरनेट पे क्या कमेंट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस तरह के कोई भी प्रोविजन नहीं ला सकते जिससे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का वायोलेशन हो। तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। आप कमेंट कर सकते हो, किसी के खिलाफ कुछ लिख सकते हो, मगर सिस्टमैटिक लैंग्वेज में, ठीक है? अब क्या बात बताई गई है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, डिग्निटी और जस्टिस होना चाहिए, ये बात की गई है। और ये सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। देखो, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन क्या है, जो 1500 सालों से दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता चला आ रहा है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, आप बुरा मत मानना, ये किसी को बात मेरी बुरी भी लग सकती है, मगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन महाराष्ट्र के रीजन में देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन मिलेंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है। लिबर्टी, देखो ये जो LAEF लेफ्ट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर साहब ने कहा था इसमें से एक वर्ड भी हटा दो तो तुम्हारा जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्यों? देखो, लिबर्टी अगर आपने हटा दी, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, अगर आप बोलने की आजादी नहीं है तो ऐसी इक्वलिटीज क्या फायदा? लिबर्टी मतलब बोलना, अगर इक्वलिटी हटा दो, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी नहीं है तो क्या फायदा? तो इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं और कुछ एडवांस एमसीक्यूज देख लेते हैं, ताकि आपको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए, कोई भी चीज रहने ना पाए। पॉलिटी सीरीज चल रही है तो अच्छे से आपकी कवरेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये 2017 का एमसीक्यूज है। इसमें कह रहा है, माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस में रिफ्लेक्ट करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रियम्बल, भाई प्रियम्बल में ही तो सारी चीज रिफ्लेक्ट करती है, यही तो इंट्रोडक्टरी
चीज़ है, यही तो बताता है, प्रीफेस बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यही तो बताता है सार क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बी आर अम्बेडकर ने प्रिएम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, आइडियल फिलॉसफी और इंटेंशन को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के दिखाता है कि क्या आइडियल्स हैं, क्या फिलॉसफी है, क्या इंटेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का जो प्रिएम्बल लाए। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट पीवाईक्यू कहता है प्रिएम्बल के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही। इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता भाई, ये चीज आप याद रखना। आप ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, क्या होता है ये, इसमें बहुत कंफ्यूजन बनी रहती है। कभी भी आप याद रखना, प्रिएम्बल को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। एम्बिग्यूटी होगी, जैसे किसी लॉ से रिलेटेड एम्बिग्यूटी है, तो इसमें जो प्रोविजन है, जैसे सेकुलर है, सोशलिस्ट है, जस्टिस है, इसकी हेल्प ली जा सकती है। मैं बताऊंगा आपको एम्बिग्यूटी क्या चीज होती है। ठीक है, एम्बिग्यूटी चलो अभी बता देता हूं। जैसे मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी केस 1978 में क्या था, एम्बिग्यूटी थी कि फ्रीडम, जो मेनका गांधी जी को विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें राइट टू फ्रीडम है, कि ये कहीं भी जा सकते हैं। और प्रियम्बल में जो वर्ड लिबर्टी यूज हुआ है और डिग्निटी यूज हुआ है, इस डिग्निटी वर्ड को एम्बिगुअस केस में यूज किया गया। मतलब इस केस में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि जो लिबर्टी है उनकी, उनको जाने दिया जाए विदेश या ना जाने दिया जाए। तो ये चीज यहाँ एम्बिग्यूटी के केस में प्रियम्बल का यूज होता है, डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं हो सकता। इट गिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ ये बिल्कुल सही है क्या? आप लोग बता सकते हैं, आपको बताना है ये सही है या गलत है। इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसमें से बी और मतलब इसमें जो है, सॉरी मुझसे गलती हो रही है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब यहाँ पर देखो, ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मुझसे यहाँ गलती हो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स ऑफ अथॉरिटी देता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इंटरप्रेट हो जाए। मैं यहाँ गवर्नमेंट समझ गया था, सॉरी। मैं सोच रहा था गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ अथॉरिटी देता है, बिल्कुल गलत। कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स ऑफ अथॉरिटी देता है, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। ये इसका स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। आप देखो, प्रियम्बल क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसकी एम्बिगुअस केसेस में हेल्प ली जा सकती है। इट मेंशन बी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेटेड पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोर्स प्रोवाइड करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया है, यहाँ से डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, ऑथोरिटेरियन रिजीम नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्टिव लाइक जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेटेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर से और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो पहली इंपॉर्टेंट क्या है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कैबिनेट मिशन प्लान प्रोवाइड द लीगल बेसिस फॉर फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ 1946 में आया था, अभी एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। इसने ही लीगल बेसिस दिया था, इसने ही कहा था इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोग मिलकर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो बात को तब्दीली हुई हमारे इंडिया में, वो बात को आपको देखने को मिलेगी जब पाकिस्तान डिवाइड हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सॉवरेन बॉडी फ्रॉम इट्स फर्स्ट सेशन इन 1946, बिल्कुल गलत। ये सॉवरेन बॉडी 1946 में तो थी नहीं, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तब ये सॉवरेन बॉडी बनी। तो ये यहाँ पर ए कट गया, सी कट गया, अभी बी और डी बचा हुआ। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए फुल सॉवरेन बॉडी, बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन बॉडी बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं थी। तो ये सॉवरेन बॉडी क्यों था? क्योंकि ये लॉ भी बनाती थी और यही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी बनाती थी। तो ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, भाई अडॉप्ट मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था, 26 नवंबर को हुआ था, 26 जनवरी को इनेक्ट हुआ था, कंप्लीट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया था। ये गलत हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन। तो आप देख लो बी। देखो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। इसमें फ्रेमवर्क और कंपोजिशन बताई गई थी कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी।
इसमें कहा गया था इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को शो किया गया था। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जनरल, मुस्लिम और सिख, इन तीनों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर आए थे। इलेक्टेड वर्ड जो यूज हुआ है, बहुत कम फ्रेंचाइज थी, मतलब आपके पास पैसा है, जमींदारी है, इसके आधार पर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फर्स्ट सेशन हुआ तो ये सॉवरेन नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया बन गया, आजाद हो गया, तो इसे सॉवरेनिटी घोषित की गई। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दी। उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट सॉवरेनिटी प्रोवाइड की गई, ठीक है। चौथा इनकरेक्ट क्यों है? हमारा एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को और इनेक्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। इसमें सारे जो है प्रोविजन आ गए थे। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1930 को आया था, मैंने बताया। लाहौर सेशन हुआ था 1929 को। उसके बाद ही फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है प्रियम्बल से और साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। देखो, टर्म सेकुलर इन प्रियम्बल इम्प्लाइज स्टेट स्पॉन्सर प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजियन। सही है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या है, सभी को प्रमोट करोगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक रिलीजियन को प्रमोट करोगे या नहीं करोगे। स्टेट स्पॉन्सर्ड यूज, भाई मैंने जानबूझ के आपको सही बोला। क्यों सही बोला? ये गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है? स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रमोशन नहीं हो सकता भाई, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप क्या कोई भी आपने देखा सेंटर कभी किसी रिलीजियन को प्रमोट करता है? मदद प्रोवाइड करता है। कुंभ मेले में पैसा दे देगा, लॉजिस्टिक दे देगा, मुस्लिम्स को हज पिलग्रिमेज दे देगा, कुछ मस्जिदों में पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं किया जाता है, प्रमोशन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां से बी काट सकते हैं और डी काट सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज ए क्वासी फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिल्कुल सही। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल की बात करता है। क्वासी फेडरल क्या है? क्वासी फेडरल का मतलब है ये फेडरल स्ट्रक्चर भी है और यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्यों है? स्टेट के पास अपनी कुछ पावर्स होती हैं। स्टेट क्या कर सकता है? अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, लॉ बना सकता है। जैसे कि आप लॉ बना सकते हो पुलिस से रिलेटेड, पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे कि लैंड से रिलेटेड स्टेट लॉ बना सकता है। कुछ स्टेट को लैंड से रिलेटेड लॉ बनाने की इजाजत नहीं है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सारे स्टेट को लैंड से रिलेटेड लॉ बनाने की। तो ये क्वासी फेडरल है। यूनिटरी कब हो जाता है? जब इमरजेंसी लग जाती है भाई, नेशनल इमरजेंसी लग गई, नेशनल वॉर डिक्लेयर हो गई। अब स्टेट जो है डायरेक्टली क्या होगा, सेंटर के अंदर आ जाएगा। अब सेंटर जो डिसाइड करेगा वो स्टेट को मान्य होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस ड्यूरिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बताओ सही है या गलत है? ये आपको बताना है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, बिल्कुल गलत, चौथा गलत है। आप आंसर देख लो, दूसरा और तीसरा सही है। पहला क्यों सही है? पहला क्यों गलत है? क्योंकि सेकुलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ गया है। ये रिलीजियन के लिए जो है इंडिया के स्टेट जो है, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट है, सारे रिलीजियन को इक्वली प्रमोट करती है, मतलब इक्वली वेलफेयर करती है, इससे मतलब उसका सम्मान करती है, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। यही बात बताइए, प्रमोट और स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ और रिलीजियन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाती है। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है। यहाँ पर फेडरलिज्म और यूनिटेरियनिज्म मिलेगा। फेडरल क्यों मिलेगा? देखो, स्टेट के पास कुछ पावर है, सेंटर के पास कुछ पावर है, पार्लियामेंट भी कुछ लॉ बना सकती है, सेंटर भी कुछ लॉ बना सकती है, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट से लॉ बनता है तो सेंटर का प्रिवेल करेगा। चौथा क्यों करेक्ट है? देखो, एक ही बार प्रियम्बल अमेंड हुआ है, कब? जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड हुए। इसके बाद अभी तक प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया गया। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना जुडिशरी के लिए ना लेजिस्लेचर के लिए। एम्बिग्यूटी होगी, मैंने एम्बिग्यूटी केस, मेनका गांधी केस बता दिया। अगर एम्बिग्यूटी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है, अब आर्टिकल 19 में क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई किस
किस तरह की रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन, किस केस में रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन? तो इस केस में क्या होगा, हम प्रिएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, आइडियल्स हैं लिबर्टी का और जस्टिस का, यहाँ से हम एक वर्ड्स उठाएँगे और बताएँगे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर किसी स्टेट से मतलब किसी कंट्री से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल्स डिस्कस किए, हमने आज का ये 3rd चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है, तो हमारी वीडियो को प्रमोट करिए। थैंक यू वेरी मच। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस।